नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना रामनिवास ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ से। और आज हम जानेंगे राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बारे में, इसकी परिभाषा, महत्व और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या भूमिका है। अगर आप अर्थशास्त्र या यूपीएससी या राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही मददगार होगा। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा में भी इस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, हार मानने वाला कभी जीत नहीं सकता और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता। मतलब सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। इसी विचार के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि यानी कि आमतः एक वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल आर्थिक उत्पादन, टोटल इनकम आउटपुट के मूल्य से होता है। यह किसी देश की आर्थिक प्रगति, उत्पादकता, जीवन स्तर और विकास का सूचकांक होता है। समझे दोस्तों। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की विस्तृत व्याख्या, परिभाषा। राष्ट्रीय आय वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर अर्जित करता है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है साथियों, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। अच्छा लगे तो नोट्स साथ साथ बनाते रहना। नोट्स बनाते रहोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। देखिए, सैमसन ने कहा है, राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो देश की सभी उत्पादन इकाइयां भूमि, श्रम पूंजी और उद्यमिता के प्रयोग द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त करती है। आगे बढ़ते हैं इसी में। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। उत्पादन विधि। इस विधि में देश के सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जोड़ा जाता है। इसमें हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी के लिए सूत्र यह है साथियों, अगर जीडीपी का सूत्र पूछा जाता है तो इसे आप नोट कर लेना। अगला टॉपिक, आय विधि, इनकम मेथड। इसमें सभी व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा प्राप्त आय जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ आदि को जोड़ा जाता है। उसके लिए सूत्र आपके सामने है ये। आगे बढ़ते हैं साथियों। व्यय विधि। व्यय विधि के लिए इसमें देश में एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को जोड़ा जाता है। इसके लिए सूत्र है साथियों ये। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाएं। साथियों, थ्योरी खत्म होने के बाद हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न से आपके सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। इसको धीरे धीरे आराम से समझते चलें। आगे बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज है, लगभग 100 क्वेश्चन हैं। मैं मानता हूं अगर आपने ये वीडियो देख ली तो यहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जीडीपी की फुल फॉर्म ये है आपकी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की सीमाओं के भीतर एक वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य है। ये है जीडीपी। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त आय माइनस विदेशों को दी गई आय, यह है आपकी जीएनपी। एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मूल्यह्रास। एनएनपी, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे
आगे पढ़ते हैं आप। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ये एनएनपी निकालने का फार्मूला है। आगे चलते हैं। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही राष्ट्रीय आय माना जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ, जो कि संख्या एवं क्रमवान क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना इसी के द्वारा की जाती है। आगे राष्ट्रीय आय का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। आर्थिक विकास को मापने के लिए, जीवन स्तर के विश्लेषण हेतु, सरकारी नीतियों की योजना बनाने के लिए और प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय के महत्व को समझना जरूरी है। रोजगार, निवेश और उत्पादन का आकलन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक जनसंख्या, उत्पादन के साधनों की उपलब्धता, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, तकनीकी विकास और राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। राष्ट्रीय आय से जुड़े आंकड़े। साथियों, हमने तालिका के अनुसार सारी चीजें समझाई हैं। आप नोट्स बनाते रहें और इनको पढ़ते रहें। 2024-25 जीडीपी 293 लाख करोड़, प्रति व्यक्ति आए 1,97,000 लगभग, जो आंकड़े बताते हैं। आगे ये आंकड़े समय समय पर अपडेट होते रहते हैं, निश्चित आंकड़े नहीं है, घटते बढ़ते रहते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, राष्ट्रीय आय किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण होती है। यह देश के उत्पन्न, आय, व्यय और विकास को दर्शाती है। इसकी समुचित गणना और विश्लेषण से सकारात्मक आर्थिक नीतियां बनाई जा सकती हैं, जिससे देश का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। जीडीपी क्या है? व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस आर्थिक मूल्य को कहते हैं जो एक देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि, आमतः एक वित्तीय वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त होता है। सरल शब्दों में जीडीपी वह कुल मौद्रिक बराबर रुपए में मापा गया है मूल्य है जो एक देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होता है। तो जीडीपी आप समझ गए होंगे साथियों। जीडीपी की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। देश की सीमाओं के भीतर उत्पन्न उत्पादन को ही शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादक देशवासी हो या विदेशी हो, कोई भी हो सकता है। दूसरा, केवल अंतिम वस्तुएं या सेवाएं शामिल होती हैं, केवल अंतिम वस्तुएं व सेवाएं शामिल होती हैं, न कि कच्चे माल या अर्धनिर्मित वस्तुएं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अर्धनिर्मित वस्तुएं डबल काउंटिंग से बचाओ। जीडीपी की गणना आमतौर पर वार्षिक की जाती है, पर यह कभी कभी त्रिमासिक क्वार्टरली आंकड़े भी जारी होते हैं। आगे, जीडीपी की गणना के 3 प्रमुख विधियां हैं। उत्पादन विधि नंबर 1, इसमें सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, सेवा द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जोड़ा जाता है। ये इसके लिए सूत्र है। आगे, आय विधि, इसमें देश में उत्पादन से उत्पन्न सभी आय, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़ा जाता है। इसके लिए फार्मूला ये है।
पहले भी मैंने बता दिया। व्यय विधि, इसमें सभी आर्थिक एजेंट द्वारा की गई खर्चों को जोड़ा जाता है। इसका सूत्र ये है और सूत्र की डिटेल आपके सामने ये है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी के प्रकार। जीडीपी एट मार्केट, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर। प्राइस आधारित। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उत्पादन में लगे सभी संसाधनों की लागत को जोड़कर निकाली गई जीडीपी। नॉर्मल जीडीपी, वर्तमान बाजार कीमतों पर मापी गई जीडीपी मुद्रास्फीति सहित। रियल जीडीपी, किसी आधार वर्ष की कीमतों पर मापी गई जीडीपी मुद्रास्फीति रहित। ये सहित है और ये रहित है। आगे जीडीपी के आंकड़े। मान लीजिए किसी वर्ष भारत में निम्नलिखित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। मान लीजिए जैसे कृषि में 50 लाख करोड़, उद्योग में 100 लाख करोड़ और सेवा में 130 लाख करोड़। तो कुल जीडीपी बराबर होगी आपकी 280 लाख करोड़ रुपए। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का महत्व क्या है? देश की आर्थिक स्थिति का मापन, सरकार की नीतियों का मूल्यांकन, निवेशकों के लिए मार्गदर्शन, रोजगार और उत्पादन का आकलन, अंतरराष्ट्रीय तुलना में सहायक। आगे चलते हैं साथियों। जीडीपी को प्रभावित करने वाले कारक उपभोग, निवेश, सरकार का व्यय, विदेशी व्यापार, मुद्रा नीति व ब्याज दरें, ये जीडीपी को प्रभावित करते हैं। भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। आगे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है, ये है, इसके अंतर्गत आता है एनएसओ। दोनों ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। आगे जीडीपी बनाम जीएनपी, जीडीपी बनाम जीएनपी। तो तालिका को आप देखते चलिए, ये जीडीपी की तालिका है नीचे की तरफ, ये आपकी जीएनपी की तालिका है नीचे की तरफ। तो चलते हैं इस पे। देखिए सीमा, देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जीडीपी। जीएनपी, देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय, देश व विदेशी दोनों। जो विदेश में रह रहे हैं भारतीय नागरिक उनकी भी है और जो देश में रह रहे हैं उनकी भी है। यह है आपकी जीएनपी। ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, ये सकल घरेलू उत्पाद है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में देश और विदेश दोनों में रहने वाले लोगों के लिए ये है। भारत में देखो, भारत में एक अमेरिकी कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुएं जीडीपी में शामिल होंगी। भारत के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय जीएनपी में शामिल होगी। जो विदेशी मुद्रा हम वेतन के रूप में ले रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। निष्कर्ष, किसी देश की अर्थव्यवस्था का दर्पण यह बताता है कि देश कितनी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादन कर रहा है और उसका आर्थिक स्वास्थ्य कैसा है। नीति निर्धारण, बजट निर्माण और विकास की योजना बनाने में जीडीपी की क्या भूमिका है। प्रश्न, इस टॉपिक से संबंधित हमारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को समझते हैं और धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप, जीडीपी का पूर्ण रूप क्वेश्चन आपके सामने है। सोचिए कौन सा विकल्प हो सकता है। तो साथियों आंसर आप समझ गए होंगे, आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। साथियों व्याख्या आप खुद पढ़ते रहना, वीडियो को रोक रोक के। व्याख्या पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम
कम से कम समय में कवर करें। समय को बचाएं। समय आपका भी बहुमूल्य है और समय हमारा भी बहुमूल्य है, लेकिन हमसे ज्यादा आपका समय ज्यादा बहुमूल्य है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों, आंसर है इसका केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। केवल अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अगला प्रश्न, जीडीपी को मापने के लिए कितने मुख्य तरीके होते हैं? आंसर आपके सामने, विकल्प आपके सामने, आंसर आपके सामने आने वाला है। ऑप्शन इसका है सी। 3 तरीके मैंने अभी पीछे आपको बताए। आगे, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? अभी हमने इसको पढ़ा है, जल्दी बताइए फटाफट। ऑप्शन है इसका डी, एनएसओ। साथियों, रीजनिंग और मैथ को यदि समय ज्यादा चाहिए तो आपको जीके और हिंदी में समय कम से कम लगाना है। समय को बचाते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जीडीपी गणना आमतौर पर किस अवधि के लिए की जाती है? आंसर आपके सामने है, आमतौर पर वार्षिक की जाती है। आगे, अगला प्रश्न, जीडीपी में किस प्रकार का खर्च शामिल नहीं होता है? साथियों, सरकारी व्यय भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, केवल ये नहीं होता है। आंसर आपका सी है। आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका दिख गया। जीडीपी का घटक नहीं है आयात, वही ऊपर वाला क्वेश्चन रिपीट कर दिया दूसरे तरीके से। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या अर्थ होता है? जल्दी सोचिए। इसका होता है ये वाला, कर व सब्सिडी हटाकर की गई जीडीपी। आगे, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी किस पर आधारित होती है? ये होती है साथियों ऑप्शन सी, आधार वर्ष की कीमतें। अगला प्रश्न, जीडीपी को बढ़ाने के लिए कौन सा कारक सहायक है? बढ़ता निवेश। चलो, आंसर आपके सामने आ गया, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? तो सबसे बड़ा योगदान आता है सेवा क्षेत्र से। जो सरकारी नौकरियों से टैक्स आता है वहां से आता है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जीडीपी की वृद्धि को प्रभावित करता है? निम्न में जीडीपी की वृद्धि को कौन प्रभावित करता है? तो तकनीकी विकास से भी प्रभावित होती है, प्राकृतिक आपदा से भी प्रभावित होती है, राजनीतिक अस्थिरता से भी होती है। अब प्रभावित में घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, दोनों तरह के प्रभाव इन तीनों से होते हैं। तो आपके ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर कैप्चा जीडीपी का अर्थ क्या होता है? जल्दी सोचिए। प्रति व्यक्ति जीडीपी। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल जीडीपी क्या होती है? नॉर्मल जीडीपी क्या होती है?
जल्दी सोचो। चालू कीमतों पर जीडीपी। अगला प्रश्न आपके सामने। जीडीपी में जी का क्या अर्थ होता है? जीडीपी में जी का क्या अर्थ होता है? जल्दी सोचो। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, ग्रोस होता है। अगले प्रश्न की तरफ। जीडीपी के साथ जीएनपी को जोड़ने वाला घटक क्या होता है? ऑप्शन सी होता है आपके सामने, विदेश से शुद्ध आय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी के अंतर्गत सी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन का उत्तर आपके सामने आ गया, उपभोग व्यय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आंसर आपके सामने आ गया। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की तुलना किन देशों से नहीं की जा सकती है? आंसर जल्दी बताइए। ऑप्शन डी, जीडीपी की तुलना सभी देशों से की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी की उच्च वृद्धि दर किसे दर्शाती है? जल्दी सोचो, जल्दी बताओ साथियों, सोचो जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। अगला प्रश्न। जीडीपी को आधार बनाकर बनाई जाती है। जल्दी सोचो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और भाई ये भी ठीक है। इसका मतलब तीनों आपके ठीक है, उपरोक्त सभी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी मापन में एक्स और एम क्या दर्शाते हैं? सोचो जल्दी, क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन सी, शुद्ध निर्यात। अगला प्रश्न आपके सामने। जीडीपी घटने का अर्थ है। जीडीपी घटने का अर्थ है। ऑप्शन सी, देश की आर्थिक गतिविधियां धीमी हो रही हैं। अगला प्रश्न। जीडीपी को किस मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है? आंसर आपके सामने है, जल्दी सोचो। जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। चारों में से रुपए या डॉलर में? अगला क्वेश्चन आपके सामने। जीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन आ गया आपके सामने, देश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना। आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एनडीपी क्या है? व्हाट इज एनडीपी? एनडीपी का पूर्ण रूप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। यह उस कुल मूल्य जीडीपी से प्राप्त होता है जब हम उसे मूल्यह्रास को घटा देते हैं। ठीक है साथियों, ये छोटी छोटी चीज आप लिख लेना। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है एनडीपी, बस एक छोटे शब्द में लिख लेना, उससे आप समझ जाओगे। आपके नोट्स को कोई चेक नहीं कर रहा, आपके नोट्स आपको ही पढ़ने हैं, इसलिए आप अपने तरीके से नोट्स करते रहें। सरल शब्दों में
एनडीपी वह आर्थिक माप है जो किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से पूंजी वस्तुओं के मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त होता है। आगे इसका सूत्र है, आगे बढ़ते हैं। जहां जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद देश की सीमाओं के भीतर 1 वर्ष में उत्पादन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। जीडीपी में मूल्यह्रास उत्पादन में प्रयुक्त मशीनों, उपकरणों आदि की उपयोग के कारण हुई गिरावट। आगे बढ़ते हैं। एनडीपी की आवश्यकता क्यों है? जीडीपी में हम कुल उत्पादन को मापते हैं, परंतु वह पूंजी वस्तुओं के क्षय, वियर एंड टीयर को नहीं दर्शाता। एनडीपी वास्तविक उत्पादकता को दर्शाता है, यानी 1 वर्ष में देश की शुद्ध उत्पादन क्षमता कितनी रही, इससे इसका पता लगता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी देश की जीडीपी है रुपए 2 लाख करोड़, मूल्यह्रास रुपए 20 लाख करोड़, तब एनडीपी जो होगी 2 लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ घटा दो तो 1,80,000 करोड़ हो जाएगी। 1,80,000 करोड़ हो जाएगी। आगे यह राशि, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पादकताओं को दर्शाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनडीपी के प्रकार, एनडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस बाजार मूल्य पर आधारित शुद्ध घरेलू उत्पाद और उत्पादक तत्वों की लागत पर आधारित, यानी राष्ट्रीय आय के नजदीक। आगे एनडीपी बनाम जीडीपी। एनडीपी बनाम जीडीपी। एनडीपी में क्या है और जीडीपी में क्या? जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद। शामिल नहीं होता है इसमें मूल्यह्रास, इसमें मूल्यह्रास घटाया जाता है। उद्देश्य समग्र आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है, शुद्ध उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। परिशुद्धता, इसमें जीडीपी में परिशुद्धता कम होती है और इसमें एनडीपी में परिशुद्धता ज्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। एनडीपी का महत्व देश की शुद्ध आर्थिक उत्पादन क्षमता का अनुमान देता है, पूंजी वस्तुओं के क्षरण का आर्थिक मूल्य दर्शाता है, आर्थिक नीतियों को स्थिरता और प्रभावशीलता से बनाने में सहायक होता है, जीडीपी की तुलना में अधिक वास्तविकता के निकट आंकड़े आते हैं, यानी कि एनडीपी के आंकड़े ज्यादा सटीक होते हैं। अब एनडीपी को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं पूंजी निवेश की मात्रा, मशीनों का उपयोग और जीवन काल, तकनीकी उन्नयन की गति, आर्थिक विकास की प्रकृति, कृषि प्रधान है या औद्योगिक प्रधान है। भारत में एनडीपी की गणना कौन करता है? अब सवाल ये आता है, एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ की फुल फॉर्म भी आप लिख लेना, जो कि MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। निष्कर्ष, एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो जीडीपी के आधार पर देश की वास्तविक आर्थिक उत्पादकता का मूल्यह्रास करता है। यह किसी देश की अस्थायी और क्षरण मुक्त विकास दर को बेहतर रूप से समझने में मदद करता है। तो साथियों, आपने एनडीपी भी समझ लिया और जीडीपी भी समझ लिया। एनडीपी से बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनडीपी का पूर्ण रूप आप बताइए जल्दी, क्या होता है? आंसर की तरफ चलते हैं। वेरी गुड, आंसर आपका बी है इसमें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
है ना, नेशनल डेवलपमेंट प्लान नहीं, ये है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो ऑप्शन मिलते जुलते आते हैं, तुक्के से काम नहीं चलता, तुक्का कभी कभी सही हो जाता है। सभी के एनडीपी की फुल फॉर्म सारी ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ जो एनडीपी की फुल फॉर्म हमें चाहिए वो आपकी ये वाली बैठती है। आगे चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। देखो चलो आंसर आपके सामने आ गया। कौन सा एनडीपी की गणना को घटाया जाता है? मूल्यह्रास को घटाया जाता है एनडीपी की गणना में। जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे यहां घटाए जाते हैं। आगे चलते हैं। जीडीपी रुपए 250 लाख करोड़ और मूल्यह्रास रुपए 30 लाख करोड़, तो इसको इसमें से घटा दो, सीधा सीधा आ जाएगा आपका आंसर। ये रहा आपके सामने 220 लाख करोड़ रुपए आपके सामने आंसर स्क्रीन पे है। आगे चलते हैं। एनडीपी किसका माप है? एनडीपी किसका माप है? जल्दी सोचो, बहुत जल्दी, समय कम है, काम ज्यादा है, जल्दी जल्दी चलते हैं आगे। ऑप्शन बी, शुद्ध उत्पादन का माप है ये। आगे, एनडीपी में केवल किस क्षेत्र की वस्तुएं सेवाएं शामिल की जाती हैं? एनडीपी में जल्दी बताइए। देश की सीमाओं के भीतर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, जीडीपी और एनडीपी में अंतर मुख्यतः किस बात का होता है? प्रश्न नंबर 6, अंतर जो होगा वो मुख्य रूप से मूल्यह्रास में होगा। जीडीपी में मूल्यह्रास नहीं देखा जाता, एनडीपी में मूल्यह्रास देखा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बहुत तेजी के साथ। एनडीपी 8 फैक्टर कोष से क्या तात्पर्य है? आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है आपका बी, कर और सब्सिडी हटाकर लागत मूल्य पर आधारित। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा एनडीपी में शामिल नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उत्तर भी है आपके सामने, शामिल नहीं है ये साथियों। देखो एनडीपी से मूल्यह्रास को घटाया जाता है, जोड़ा नहीं जाता। अगर जोड़ा जाता तब शामिल माना जाता, ठीक है नहीं, तो ये घटाया जाता है, इसलिए इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यदि जीडीपी अधिक हो और एनडीपी कम हो तो इसका क्या अर्थ होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत अच्छे। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में। पूरा टॉपिक से आपके 1-2 क्वेश्चन लगने वाले हैं, गारंटी है इस बात की। पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर फटाफट जल्दी बताइए, मेरा पेन घूमने वाला है। सोचो, पूंजीगत वस्तुओं का मूल्यह्रास अधिक। अगला प्रश्न आपके सामने, किस इकाई में एनडीपी को मापा जाता है? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, देखो मुद्रा में ही नापा जाता है, उसमें रुपए में भी हो सकता है और डॉलर में भी हो सकता है, बस। ठीक है, आगे। जीडीपी से एनडीपी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है ना? आंसर आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। बार बार आ रहा है मेरे सामने, यही आ रहा है, ये है आपका मूल्यह्रास को घटाया जाता है, बस ये आपका अंतर है मुख्य, और क्या। आगे अगला प्रश्न,
एनडीपी किसका बेहतर संकेतक माना जाता है? अगला प्रश्न, जल्दी सोचो। इकोनॉमिक्स टीजीटी पीजीटी वाले खास तौर से, इकोनॉमिक्स टीजीटी पीजीटी वाले खास तौर से वीडियो को देखें। ये खास तौर से टीजीटी पीजीटी में आने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी। यूपीएसआई में कम से कम 2 क्वेश्चन, यूपीएसआई में कम से कम 2 क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने, बहुत जल्दी आंसर दो। भैया ऑप्शन आपका ये है बी, वास्तविक घरेलू उत्पादन का। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई देश बार बार केवल जीडीपी पर ध्यान दे और एनडीपी की अनदेखी करे तो क्या हो सकता है? बताइए। अगर एनडीपी ना देखे, केवल जीडीपी पर ध्यान दे बस, तो बताओ क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। यूपीएससी के हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीजीटी के हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति गलत दिशा में जा सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने, एनडीपी मापन में किन क्षेत्रों का योगदान शामिल होता है? एनडीपी मापन में जल्दी बताइए फटाफट, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। एनडीपी मापन में देखो, इसमें सभी आ जाएंगे। एनडीपी मापन ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। किस संगठन द्वारा भारत में एनडीपी की गणना की जाती है? जल्दी बताओ। एनएसओ या सीएसओ, आरबीआई या नीति आयोग? जल्दी सोचो, मैं तो बता ही दूंगा भाई, मैं तो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं तो बता ही दूंगा। अभी मैंने आपको बताया था एनएसओ के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ गया हमारा जीएनपी क्या है? व्हाट इज जीएनपी? जीएनपी का पूरा नाम है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहा जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है साथियों, जीएनपी वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतः 1 वर्ष में देश के भीतर या विदेश में उत्पादन में अर्जित किया जाता है। समझते रहो ध्यान से। अब और भी सरल शब्दों में देखो, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय। सॉरी, 1 मिनट, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, यानी विदेशों से कमाई की गई आय माइनस विदेशियों को दी गई आय। ये है जीएनपी और जीडीपी में अंतर। यह देश के नागरिकों द्वारा विश्व भर में अर्जित आय का कुल मूल्य है। जीएनपी का गणितीय सूत्र आपके सामने है, जहां जीडीपी बराबर, जीडीपी की फुल फॉर्म है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, वहीं NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। माना भारत की जीडीपी 280 लाख करोड़ है, 280 लाख करोड़ है। भारतीयों के विदेश से प्राप्त आय रुपए 20 लाख करोड़ है। तो विदेशियों को भारत से गई आय बराबर रुपए 10 लाख करोड़ है। अगली तरफ चलते हैं, जहां जीएनपी बराबर ये है प्लस ये माइनस ये बराबर ये। आगे
जीएनपी और जीडीपी में अंतर। जीडीपी, देखो जीडीपी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादन, जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में किया गया उत्पादन। आगे दूसरा, नागरिकता। नागरिक या विदेशी कोई नहीं, कोई भी है, फर्क नहीं पड़ता, केवल देश के नागरिकों की आय है ये। दृष्टिकोण, यहाँ क्षेत्रीय दृष्टिकोण है, यहाँ राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं जीएनपी के प्रकार। बाजार मूल्य पर जीएनपी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य पर जीएनपी जिसमें अप्रत्यक्ष कर घटाए जाते हैं और सब्सिडी जोड़ी जाती है। रियल जीएनपी, मुद्रास्फीति को समायोजित करके निकाली गई जीएनपी। और नॉमिनल जीएनपी, चालू बाजार कीमतों पर जीएनपी। आगे, भारत में जीएनपी की गणना कौन करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जो कि एमओएसपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत कार्य करता है। आगे, जीएनपी के घटक। जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी सॉरी, सकल घरेलू उत्पाद, नेट इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, विदेश से प्राप्त ब्याज, लाभ, मजदूरी, रॉयल्टी आदि। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की विदेश आय। जीएनपी का महत्व क्या है? यह देश की कुल राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, विदेशी व्यापार व निवेश को प्रभाव बताता है, आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सहायक होता है, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग का मापन करता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो, एक मिनट, थोड़ा ऊपर चला गया। देखो, जीएनपी को प्रभावित करने वाले कारक। विदेश से काम कर रहे नागरिकों की संख्या। अगर विदेश में ज्यादा नागरिक काम कर रहे हैं तो भारत की जीएनपी बढ़ेगी। विदेशी निवेश से अर्जित लाभ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं का स्तर, मुद्रा विनिमय, राजनीतिक और वैश्विक स्थिरता। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आगे बढ़ते हैं। जीएनपी की सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? यह घरेलू अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर नहीं देता है। जीएनपी घरेलू अर्थव्यवस्था की सटीक, एक मिनट सॉरी, थोड़ा मेरा पेन नहीं चल रहा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यह घरेलू अर्थव्यवस्था की सटीक तस्वीर नहीं देता। अनौपचारिक क्षेत्र और कालाधन शामिल नहीं होता इसमें, केवल आर्थिक पहलू पर केंद्रित होता है, सामाजिक नहीं होता। मूल्यह्रास और पर्यावरण क्षति को नजरअंदाज करता है। निष्कर्ष, जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित समस्त उत्पादन मूल्य को मापता है, चाहे वह देश के भीतर हुआ हो या विदेश में। यह भारतीय संपदा और वैश्विक आय भागीदारी का महत्वपूर्ण सूचक है, विशेषकर उन देशों के लिए जिनके नागरिक बड़ी संख्या में विदेशों में कार्यरत हैं। समझ गए साथियों? आगे बढ़ते हैं। जीएनपी पर आधारित एमसीक्यू। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आपको बताना है। सोचिए क्या आंसर इसका हो सकता है। आंसर इसका सी है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जीएनपी किसे दर्शाता है? सोचो जल्दी, आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन सी आपके सामने। अगला क्वेश्चन,
जीएनपी और जीडीपी में क्या जोड़ा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि भारत की जीडीपी रुपए 300 लाख करोड़ है और विदेश में शुद्ध आय रुपए 10 लाख करोड़ है तो जीएनपी कितना होगा? सोचो जल्दी फटाफट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ये इसमें जुड़ जाएंगे, 10 लाख करोड़ यहां जुड़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। जीएनपी में शामिल नहीं होता है। बाकी सारे शामिल होते हैं। भारतीयों की विदेशों से कमाई भी शामिल होगी, भारत की सीमाओं के भीतर उत्पादन भी शामिल होगा और विदेशों से प्राप्त ब्याज भी शामिल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? प्रश्न नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? यह आपका आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। यदि किसी देश का जीएनपी जीडीपी से अधिक है तो क्या अर्थ है? जल्दी बताओ साथियों, जल्दी सोचो, मैं आंसर का उत्तर लगाने वाला हूं। आंसर क्या है? देश को विदेशों से अधिक आय प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सा जीएनपी को प्रभावित करता है? प्रश्न नंबर 8 आपके सामने। साथियों देखो, ये भी करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। किस माप से किसी देश की नागरिकों की आय को बेहतर जाना जा सकता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। जल्दी बताइए, जल्दी सोचिए क्या हो सकता है। आप अपनी कॉपी में नोट करते रहें कितने क्वेश्चन आपने सही बताए हैं, आपका मूल्यांकन भी होने वाला है। ऑप्शन बी सबसे सही। अगला प्रश्न नंबर 10। जीएनपी को किस मुद्रा में मापा जाता है? जीएनपी को किस मुद्रा में मापा जाता है? आपने पढ़ा है, एक बार प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। आंसर आपका ये है, रुपए या डॉलर में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में जीएनपी की गणना कौन करता है? कई बार रिपीट होगा साथियों, जल्दी बताओ कौन करता है? सोचो जल्दी, कौन करता है? तो साथियों इसका भी ऑप्शन 11वें का सी है, एनएसओ। अगला प्रश्न आपके सामने। आंसर आपके सामने आ गया। क्वेश्चन 12 का, जीएनपी का उपयोग नहीं किया जा सकता भौगोलिक क्षेत्रफल के आकलन में। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, न तापमान से, न क्षेत्रफल से, न देशांतर रेखाओं से, न अक्षांश रेखाओं से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 13।
आपके सामने आंसर, जल्दी सोचकर बताइए। आंसर आपका बी, उत्पादकों को प्राप्त आय पर आधारित CGNP। अगला क्वेश्चन, यदि किसी देश की GNP गिर रही है तो यह क्या संकेत करता है? आंसर आपके सामने है, जल्दी सोचो क्या हो सकता है। विदेश से आय घट रही है। ठीक है साथियों, आगे अगला प्रश्न, यदि जीएनपी का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? जीएनपी का मुख्य घटक कौन सा नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन डी इसमें ये वाला है, नहीं है। आगे, जीएनपी में ग्रोस का क्या अर्थ होता है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन सी, मूल्यह्रास को घटाए बिना आय। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि जीएनपी में मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? सोचो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, NNP। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर भी आ गया। जीएनपी और जीडीपी में समानता क्या होती है? समानता दोनों में उपभोग व निवेश शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश जीएनपी को जीडीपी से अधिक प्राथमिकता देता है? अगला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर फटाफट दीजिए, फटाफट सोचो क्या हो सकता है। अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीएनपी से संबंधित आंकड़े किस उद्देश्य से उपयोग किए जाते हैं? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गए। एनएनपी क्या है? एनएनपी का मतलब क्या है? एनएनपी का पूर्ण रूप नेट नेशनल प्रोडक्ट है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। यह एक आर्थिक संकेतक है जो किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित अवधि, आमतः एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से मूल्यह्रास को घटाने से प्राप्त होता है। सरल शब्दों में, यानी जब हम जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से हुई गिरावट मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो एनएनपी मिलता है। यह आपने पहले भी पढ़ लिया, दोबारा इसका रिवीजन हो गया। इसके सीधे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं सीधे इसके। क्वेश्चन भी आपके एनएनपी के हो गए थे। अगला टॉपिक चलता हमारा पीसीआई क्या है? व्हाट इज पीसीआई? पीसीआई का पूर्ण रूप है पर कैप्चा इनकम। आगे, हिंदी में इसे कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई एक आर्थिक सूचकांक है जो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति औसत आय दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। यह पीसीआई के लिए सूत्र है सरल शब्दों में।
ठीक है, आगे उदाहरण से समझे पीसीआई क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय एनएनपी एट एफसी बराबर ये है, भारत की जनसंख्या ये है, तब पीसीआई बराबर ये, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय पीसीआई बराबर ये। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। पीसीआई क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, यह देश की आर्थिक समृद्धि का संकेत देता है, नागरिकों की औसत जीवन गुणवत्ता का आकलन करने में मदद करता है, विभिन्न राज्यों या देशों की आर्थिक तुलना के लिए उपयोगी है। यह बताता है कि राष्ट्रीय आय का लाभ जनसंख्या में से कैसे वितरित हो रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला आगे, पीसीआई को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो पीसीआई को जो प्रभावित करेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इससे पीसीआई बढ़ती है, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, इससे पीसीआई घटती है, रोजगार की स्थिति पीसीआई पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, औद्योगिक विकास पीसीआई में वृद्धि करते हैं, शिक्षा व स्वास्थ्य, बेहतर मानवीय पूंजी, अधिक पीसीआई। आगे बढ़ते हैं। पीसीआई की भी अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे आय की असमानता को नहीं दर्शाता, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, वास्तविक जीवन स्तर का पूरा चित्र नहीं देता, काला धन या औपचारिक क्षेत्र की आय इसमें शामिल नहीं होती, केवल औसत दर्शाता है, विश्लेषण की गहराई नहीं होती उसमें। आगे बढ़ते हैं। पीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग, विश्व बैंक, आईएमएफ, यूएनडीपी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पीसीआई का उपयोग करते हैं किसी देश को हाई इनकम, मिडिल इनकम या लो इनकम वर्ग में वर्गीकृत करने के लिए। भारत में पीसीआई की गणना कौन करता है? तो ये एनएसओ करता है। एनएसओ की ये फुल फॉर्म है, इसको आप लिख लेना, जो कि MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीकेशन के अंतर्गत आता है। आगे, भारत में पीसीआई 2024-25 के अनुमान, संकेतक आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय आपकी ये है 1,72,000 लगभग वार्षिक, प्रतिदिन 470 रुपये बैठती है एक व्यक्ति की आय। पीसीआई से जुड़े अन्य सूचकांक ये, रियल पीसीआई मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाकर मापा गया, तालिका आप देख लेना, समझ लेना। निष्कर्ष में पर कैप्चा इनकम पीसीआई देश की अर्थव्यवस्था की एक सरल लेकिन प्रभावी तस्वीर प्रस्तुत करता है कि औसतन हर व्यक्ति कितनी आय प्राप्त करता है। यह नीति निर्धारण, आर्थिक वर्गीकरण और अंतरराष्ट्रीय तुलना में उपयोगी है, लेकिन यह आय वितरण की असमानता को उजागर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आते हैं पीसीआई से संबंधित क्वेश्चनों की तरफ। पीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? आंसर आप बताइए, सोचिए क्या है। मैं समझता हूं आपने सोच लिया होगा। इसका ऑप्शन है बी, पर कैप्चा इनकम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पीसीआई का सूत्र क्या है? पीसीआई का सूत्र क्या है? आंसर आपके सामने है, आंसर आपका ए है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय ₹500 लाख करोड़ हो
और जनसंख्या 250 करोड़ हो तो पीसीआई क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन बी। आंसर आपके सामने कैसे है इसके हिसाब से है। इसको समझ लेना, व्याख्या को आप समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान देना। अगला प्रश्न, पीसीआई को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक। सबसे बड़ा कारक होता है दोस्तों जनसंख्या। सबसे बड़ा कारक होता है जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन, पीसीआई की उच्चतम मात्रा किसे दर्शाती है? पीसीआई की उच्चतम मात्रा किसे दर्शाती है? ऑप्शन आपका बी, प्रति व्यक्ति औसत आय को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, वीडियो हमारी समाप्त होने वाली है, बस इसमें कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, ये होने वाले हैं दोस्तों, परेशान ना हो। अगला क्वेश्चन, पीसीआई में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता है? सोचो जल्दी, क्या शामिल नहीं होता है? प्रश्न नंबर 6, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीसीआई क्या महत्व है? पीसीआई का क्या महत्व है? पीसीआई का महत्व बताना है साथियों। पीसीआई का महत्व क्या है? पीसीआई का महत्व है ऑप्शन आपका बी, देश की आर्थिक समृद्धि का संकेत देना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आते हैं साथियों अपने प्रश्न की तरफ। पीसीआई में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? पीसीआई में वृद्धि का क्या अर्थ होता है? औसत आय में बढ़ोतरी मानी जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पीसीआई की गणना किसके आधार पर होती है? जल्दी सोचो साथियों, पीसीआई की गणना किसके आधार पर होती है? तो पीसीआई की गणना होती है राष्ट्रीय आय के आधार पर। राष्ट्रीय आय के आधार पर। अगला क्वेश्चन, भारत में पीसीआई किस इकाई में सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पीसीआई के उच्च होने का संकेत नहीं है? तो आय असमानता। आंसर आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न, पीसीआई में वृद्धि के बावजूद यदि असमानता बढ़ रही हो तो क्या हो सकता है? प्रश्न नंबर 12। जल्दी सोचो क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं क्या हो सकता है। आंसर आपके सामने आने वाला है। आंसर आपका होगा इसमें बी, केवल कुछ वर्गों का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पीसीआई का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो पीसीआई का जो उपयोग किया जाता है, जल्दी सोच के बताइए फिर मैं बताता हूं। देश की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, पीसीआई कम होने का क्या परिणाम होता है? प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर है इसका सी, गरीबी और अशिक्षा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है पीसीआई में वृद्धि कैसे संभव है? पीसीआई में वृद्धि कैसे संभव है?
इसका भी आंसर आपके सामने आने वाला है, जल्दी सोचो क्या हो सकता है। ए बी सी डी, जल्दी सोचो, आंसर इसका है सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। जीडीपी डिफॉल्टर क्या है इसके बारे में समझेंगे। जीडीपी डिफॉल्टर एक आर्थिक सूचकांक प्राइस इंडेक्स है जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की कीमतों में होने वाले समग्र परिवर्तन मूल्य स्तर में वृद्धि या गिरावट को मापता है। ठीक है साथियों, इसको मापता है ये। सरल शब्दों में जीडीपी डिफॉल्टर यह बताता है कि आर्थिक वर्ष में उत्पादन की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कितनी वृद्धि या कमी हुई है। जीडीपी डिफॉल्टर क्यों जरूरी है? जीडीपी डिफॉल्टर किसी देश की अर्थव्यवस्था की मूल्य स्फीति का मूल्यांकन करने के लिए जीडीपी के नॉमिनल मौजूदा मूल्य और रियल मूल्य स्फीति समायोजित मान के बीच अंतर को समझने के लिए यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कैसी बदल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी डिफॉल्टर के लिए सूत्र है, ये सूत्र है जहां जीडीपी चालू बाजार मूल्य पर मापा गया है। रियल जीडीपी आधार वर्ष बेस ईयर की कीमतों पर मापा गया जीडीपी। इसका उदाहरण ये है आपके सामने, समझ लेना इसको वीडियो रोककर। आगे चलते हैं। जीडीपी डिफॉल्टर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। विस्तृत मूल्यांकन सूचकांक जीडीपी डिफॉल्टर अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को समग्र रूप से दर्शाता है। नंबर एक बात। दूसरी, मुद्रास्फीति मापन। यह मुद्रास्फीति की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करता है क्योंकि इसमें उपभोक्ता वस्तुओं के साथ साथ निवेश, सरकारी और निर्यात वस्तुएं शामिल होती हैं। साथियों, वीडियो लंबा है लेकिन वीडियो में जान बहुत है। जब आप देखोगे तब आप महसूस करोगे कि वास्तव में वीडियो में कितनी मेहनत करी गई है। बेस ईयर। रियल जीडीपी को मापने के लिए एक आधार वर्ष चुना जाता है जिससे कीमतों का बदलाव का पता चलता है। नॉमिनल जीडीपी मूल्य स्तर में बदलाव को शामिल किया जाता है। रियल जीडीपी केवल उत्पादन की मात्रा को मापा जाता है। जीडीपी डिफॉल्टर के माध्यम से दोनों के बीच का अंतर का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जीडीपी डिफॉल्टर और सीपीआई में अंतर। मापन क्षेत्र इनका, सभी वस्तुएं और सेवाएं जीडीपी में आती हैं। ठीक है। सीपीआई केवल उपभोक्ता वस्तुएं और सेवाएं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आधार वर्ष बदल सकता है, इसका आमतौर पर स्थिर रहता है एक ही। मुद्रास्फीति मापन व्यापक आर्थिक समग्र मूल्य स्तर, उपभोक्ता मूल्य स्तर के लिए केंद्रित। शामिल वस्तुएं, निवेश, सरकारी खर्च, निर्यात, केवल उपभोक्ता खर्च। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। जीडीपी डिफॉल्टर का उपयोग कैसे करता है? नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर्स मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि की गुणवत्ता जांचने के लिए, बैंकर ब्याज दर और मौद्रिक नीति के निर्धारण में, विद्यार्थी और शोधकर्ता आर्थिक विश्लेषण में। इसकी सीमाएं क्या हैं? सीमाएं, आधार वर्ष चुनना चुनौतीपूर्ण होता है। सबसे पहला, मूल्यस्फीति की वास्तविक स्थिति को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं करता, उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव को शामिल नहीं करता, मूल्य सूचकांक की गणना में देरी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष आपके सामने है, इससे संबंधित प्रश्न भी आपके सामने आ गया है। निष्कर्ष पढ़ते हैं। जीडीपी डिफॉल्टर एक व्यापक आर्थिक सूचकांक है जो देश की अर्थव्यवस्था में कीमतों के समग्र स्तर में बदलाव को मापता है। यह आर्थिक विकास के वास्तविक मूल्यांकन के लिए जरूरी है क्योंकि यह कीमतों के प्रभाव को हटाकर वास्तविक उत्पादन की स्थिति दिखाता है।
आंसर प्रश्न ये है और आंसर आपका ये रहा आपके सामने, उत्तर बी। बी आपके सामने ये। अगला प्रश्न आपके सामने, बस खत्म होने वाली है बस। जीडीपी डिफॉल्टर की गणना का सूत्र क्या है? जल्दी बताइए सोच के, जल्दी बताइए सोच के क्या है। आंसर इसका बी। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि एक वर्ष में नॉमिनल जीडीपी ये है और रियल जीडीपी ये है तो जीडीपी डिफॉल्टर क्या होगा? आंसर सोचो जल्दी फटाफट, क्या होगा? सोचो साथियों सोचो, बहुत आसान सवाल है, सोचो। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन आपका बी है, 125 होगा। कैसे होगा देखो, व्याख्या में बताया गया है। जीडीपी डिफॉल्टर ये गुना ये बराबर ये, इसका मतलब कीमतों में 25% वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीडीपी डिफॉल्टर किन वस्तुओं और सेवाओं के दामों में बदलाव को मापता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका सी है। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम बहुत हो गया। अगला क्वेश्चन 5, पांचवे का आंसर जल्दी बताइए साथियों। पांचवे का आंसर बी है, सीपीआई केवल उपभोक्ता वस्तुओं का मापता है। अगला प्रश्न, जीडीपी डिफॉल्टर का आधार वर्ष क्या होता है? आंसर आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों किया जाता है इसका उपयोग? सोचो, जीडीपी डिफॉल्टर का प्रयोग क्यों किया जाता? वास्तविक आर्थिक विकास को मापने के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में कौन सा जीडीपी डिफॉल्टर की सीमा नहीं है? प्रश्न नंबर 8, जल्दी पढ़िए साथियों। डी। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9, जीडीपी डिफॉल्टर के बढ़ने का क्या मतलब होता है? प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 का आंसर बी। अगला प्रश्न, जीडीपी डिफलेटर और सीपीआई दोनों में क्या समानता है? प्रश्न नंबर 10, आंसर इसका बी। दोनों ही मूल्य स्तर के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जीडीपी डिफलेटर को किसके आधार पर आधार वर्ष से तुलना की जाती है? ऑप्शन सी आंसर इसका सही है, कीमतें और उत्पादन मात्रा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी बराबर हो तो जीडीपी डिफलेटर क्या होगा? प्रश्न नंबर 12, आंसर आपके सामने आने वाला है। जल्दी सोच के बताइए, जल्दी सोच के बताइए। आंसर है इसका बी। अगला प्रश्न आपके सामने, जीडीपी डिफलेटर में किस प्रकार के वस्त्र या सेवाएं शामिल होती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंसर आपके सामने है, जल्दी सोच के बताइए। आंसर है साथियों इसका सी। अगला प्रश्न,
जीडीपी डिफ्लेटर को अन्य मुद्रास्फीति सूचकांकों से बेहतर क्यों मापते हैं? 14 नंबर। तुरंत जल्दी करिए सर। इसका भी आंसर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बस 2-3 क्वेश्चन और बचे होंगे ज्यादा से ज्यादा। जीडीपी डिफ्लेटर को क्या कहा जाता है? ए सकल घरेलू उत्पाद मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन साथियों, वीडियो लंबा हो गया लेकिन ज्ञानवर्धक रहा। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, साथियों को ज़रूर भेजना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।